हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा ये वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पूरा वीडियो देखना है और जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो और अपने आप से पहले ट्राई करो। ठीक है, अपने आप से ट्राई करोगे, हो जाएगा, अच्छी बात होगी, नहीं होगी तो वीडियो को आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रही है किसी लूप के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ये एम था, थ्रू एज शोन इन द फिगर। एम ए की वैल्यू है आर और एम बी की वैल्यू है 2r। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, जरा देखो, ये एम ए है, ये है आर, ये डिस्टेंस कितना है आर, और एम बी है, ये डिस्टेंस हो गया है 2r। ठीक है, ये डिस्टेंस 2r है और ये r है। अब कह रहे हैं कि इस लूप की वजह से और इस लूप की वजह से इस पॉइंट पे, ये सेंटर पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसको फाइंड करते हैं। तो पहले एक चीज देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व है, ये इस तरीके से, इसमें करंट आई है, यहां पे थीटा एंगल बना रहा है, इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस r। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, क्लास में भी पढ़ा था यही फॉर्मूला। ठीक है, किसी कर्व की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना होता है। ठीक है, तो देखो मैंने पूरा लिखा भी, कैंसिल वैंसिल कुछ भी नहीं किया। जब हम फॉर्मूला में, जब क्वेश्चन में करेंगे तब हम वैल्यूज को कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, हमारे पास एक लूप तो ये है, मतलब लूप नहीं है, पूरा हाफ है, हाफ भी नहीं है, जितना भी होगा, और एक पार्ट ये है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270। क्यों होगा 270, क्योंकि पूरा 360 होना है, 90 ये है तो 270 हो गया। ठीक है, तो पहले इस वाले पार्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, देख लेंगे, जोड़ना होगा या घटाना होगा डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा कितना था 270 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर स्क्वायर था। ठीक है, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इसको काटते हैं तो 3/4 90 से काटा दोनों को, ये 2 पाई से इसको काटा हमने 4 पाई को, तो कितना हो गया, b1 की वैल्यू कितना ही आ गई, 3/4। अच्छा, आई छूट गया था, यहाँ पे भी आई छूट गया था, ये आई, यहाँ पे भी आई यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन ये कितना हो गया 8r। कितना हो गया 8r। अच्छा, इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर है बेटे, करंट ऐसा है, इसकी तरफ फिंगर्स करेंगे, घुमाएंगे तो सारी की सारी फिंगर्स अंदर की तरफ का डायरेक्शन बता रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया बेटे, इधर, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, इस वाले पार्ट की वजह से देखेंगे, तो इस वाले पार्ट की वजह से कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, B2 लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहां पे हम लिखते थे रेडियस, क्या लिखते थे, रेडियस। अब जो ये वाला जो पार्ट है, इसका पार्ट का रेडियस कितना है 2r। कितना है बेटे, 2r का स्क्वायर। थीटा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये है 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई, इसका रेडियस कितना है 2r है। ठीक है, तो जरा कैंसिल करते हैं, तो ये 2r से एक ये 2r कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, खाली 2 आएगा। तो B2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो रहा है, 16r। अच्छा, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसका डायरेक्शन देखो किस तरफ आ रहा है, इसकी वजह से भी इसका डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, इनवर्ड, अंदर की ही तरफ आ रहा है, तो ये भी डायरेक्शन है किधर, इनवर्ड। ठीक है, अब जरा देखो, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, अगर इसमें करंट ऐसे है और इसमें करंट ऐसे है, तो इस वाले पार्ट की वजह से और इस वाले पार्ट की वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि जो ये वायर है इसका लाइन क्या है, इसी के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट, जब कभी वायर के थ्रू, जैसे अगर बाय चांस ये मान लेते हैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस पॉइंट पे पूछा गया, तो इस करंट की वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, या लाइन ऑफ, या डायरेक्शन भी क्या होगा, उसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। इस वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इस वाले पार्ट की वजह से और इस वाले पार्ट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक इस वाले पार्ट की वजह से और एक इस वाले पार्ट की वजह से। तो दोनों का डायरेक्शन इनवर्ट है, तो बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, बी नेट की वैल्यू आ जाएगी B1 प्लस B2। B1 कितना है, 3 म्यू नॉट I अपॉन 8R प्लस म्यू नॉट I अपॉन 16R, ठीक है। तो बी नेट कॉमन निकालो, म्यू नॉट I अपॉन 8R को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहां तो 3 बचेगा, यहां बचेगा कुछ, यहां तो कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं यहां पे सॉरी 1/2 बचेगा, 3 प्लस 1/2 कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, तो बी नेट किसके बराबर आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 8R इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1/2, 7/2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बी नेट को, तो कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 16R म्यू नॉट I। और इसका डायरेक्शन क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है इनवर्ड। किस तरफ है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है बेटा, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L is in the form of a circular loop A of 1 turn. This loop is reshaped into loop B of 3 turns. Find the ratio of magnetic field at the centers of loop A and loop B for the same current through them. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, ये इस तरीके से एक वायर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ है L, कितनी है इसकी लेंथ बेटा, L। अब कह रहे हैं कि इससे हमने बना दिया एक लूप, इससे हमने एक लूप बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसका रेडियस R है, ठीक है। इससे हमने एक लूप बनाया, इसका रेडियस कितना हो गया, R हो गया, ठीक है। फिर क्या किया है, इस वायर को हमने रीशेप किया और इससे हमने 3 लूप बना दिए, 3 लूप। और जाहिर सी बात है 3 लूप बनेंगे तो छोटे छोटे ही बनेंगे, इस तरीके से 3 बना दिए हमने, ठीक है। मान लेते हैं इनका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इस बड़े वाले लूप की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इन छोटे वाले लूप्स की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इनके बीच में रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो पहले तो मुझे चाहिए, इसका रेडियस चाहिए और इसका भी रेडियस चाहिए, इन 3 लूप्स का। ये कितना है, ये 3 है, ये 3 लूप्स हैं बेटे, कितने हैं ये, 3 लूप्स, और ये B है और ये A है, ठीक है। तो पहले मुझे इसका रेडियस भी चाहिए और मुझे इसका रेडियस भी चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो पहले रेडियस कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो, हमने एक ये वायर लिया था, इसके लेंथ L था, इसी को हमने सर्कल के फॉर्म में बनाया। तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा ये किसके बराबर होगा, वो इसके लेंथ के बराबर ही होगा, इस वायर के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, 2 पाई r = L के बराबर होगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा हमें, L अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो जो ये बड़ा वाला लूप है, जो लूप A है, उसका रेडियस कितना है, L अपॉन 2 पाई। वहीं पे अगर हम छोटे वाले की वजह से निकालते हैं तो छोटे वाले की वजह से कितना आएगा, 2 पाई r, ये एक लूप का हो गया, इनटू टोटल लूप्स कितने हैं, 3 लूप्स हैं। तो जो पहला लूप बनाया, दूसरा लूप बनाया, तीसरा लूप बनाया, जो तीनों लूप का जो सर्कमफेरेंस आएगा ये किसके बराबर आएगा, ये L के ही बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि वायर सेम है, इसी को 3 बार घुमाया गया, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, L अपॉन 6 पाई, ठीक है। तो जो ये 3 छोटे छोटे से जो लूप्स होंगे उनका रेडियस कितना होगा, L अपॉन 6 पाई के बराबर होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये कितना आएगा, इसके सेंटर पे कितना आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2
आर, इतना आता है किसी सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर की वैल्यू रख देते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2, और ये आर कितना है, एल बाई 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा, तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2l। ये इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड एट बी वाले के देखते हैं, तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, आर होगा, आर कितना है, एल अपॉन 6 पाई। अच्छा, अब जरा देखो, ये तो एक लूप की वजह से उसके सेंटर पे हो गया, इसी तरीके से दूसरा लूप भी है, तीसरा लूप भी है, टोटल कितने लूप हैं, 3 लूप हैं। तो 3 लूप की वजह से, ये तो एक लूप की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, 3 लूप है तो 3 लूप की वजह से ये जाएगा। थोड़ा सा इसको भी रीअरेंज करके लिखते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये ऊपर आ जाएगा 18 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2l। ठीक है, तो दोनों के बीच में रेशियो निकालना था, तो रेशियो यहां पे निकाल लेते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, बी ए अपॉन बी बी। बी ए कितना था बेटे, 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2l। क्या था, 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2l। ये बी ए है। बी बी कितना है, 18 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2l। ठीक है, जो चीजें कैंसिल हो सकती है उन्हें कैंसिल करते हैं। 2l से 2l कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 18 को, तो भाई तो बी ए अपॉन बी बी का रेशियो कितना आया, 1/9। ठीक है, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों लूप्स की वजह से, लूप ए और लूप बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके सेंटर पे, उनका रेशियो क्या आ रहा है बेटे, 1:9 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? ठीक है, क्या कह रहे हैं, पहले तो डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो देखो डायरेक्शंस ऐसे होते हैं, ये इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो क्या किया, इसको अगर हम बाहर निकालें ऐसे, देखो इस चीज को ऐसे हम बाहर निकाल लें, तो ये तो नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है और वेस्ट इस तरफ है। तो ध्यान रखेंगे, अभी जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो देखो क्या था, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट था, इसको हमने इस तरीके से बाहर निकाला। तो ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया। देखो इसी तरीके से, इस तरीके से हमने बाहर निकाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट आ रही है, कहां से कहां आ रही थी, करंट आ रही थी बेटे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है 90 एम्पियर की। पूछ रहे हैं कि इससे 1.5 मीटर नीचे पे जो पॉइंट है, यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो क्या है, एक वायर है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उसमें करंट आ रहा है 90 एम्पियर का, और पूछ रहे हैं कि उससे 1.5 मीटर नीचे पे एक पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होता है स्ट्रेट वायर की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली वैल्यूज गिवन थी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आगे स्टेप में कर लेते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 पाई हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है कितनी, 10 टू पावर -7, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू यूज कर लूंगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट कितना था बेटे 90 अपॉन डिस्टेंस कितना था 1.5।
कितना था डिस्टेंस 1.5। तो इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया 0 लग गया, इसको काटो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतना आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगा, जरा डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो यही चीज हम कर रहे हैं इस तरीके से, ये था, ठीक, ये था, इस तरीके से इसको बाहर लिया हम, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। हमें नीचे की तरफ, इससे नीचे की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया है, इस वायर से नीचे की तरफ। तो हमने क्या क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखना है, बाकी सारी फिंगर्स को हमने उस तरफ रखना है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रख लिया, बाकी सारी फिंगर्स को हमने किस तरफ रखा, नीचे की तरफ, उससे वायर से नीचे की तरफ। अब इनको घुमाएंगे तो देखो ये सारी की सारी फिंगर्स इस तरफ घूम रही हैं। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, उस तरफ, आपकी तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, तो देखो इसी तरीके से देखेंगे तो ये था, इसको बाहर लेके आए तो नॉर्थ तो इधर हो गया, इस तरफ आपकी तरफ कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, आपकी तरफ साउथ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटे, इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो देखो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जब डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन में वो इनवर्ड आउटवर्ड को यूज करते हैं। तो देखो इसमें इनवर्ड आउटवर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टाइम पे आप इनवर्ड आउटवर्ड में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे बताओ इनवर्ड का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ थोड़े ना होता, नॉर्थ नीचे की तरफ थोड़े ना होता, साउथ, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इन डायरेक्शंस को इस तरीके से बाहर की तरफ खींच लेंगे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये था। इसको मैं इस तरीके से बाहर निकाल लेता हूं, तो नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया और वेस्ट इधर हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और डायरेक्शन आ गया टुवर्ड साउथ, क्या है, टुवर्ड साउथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे हैं 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P and Q each of radius R carrying a current of 1 ampere and √3 ampere respectively are placed concentrically and perpendicularly to each other lying in the XY and YZ plane. Find the magnitude and the direction of the magnetic field at the center of the coils. चलो जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हमारे पास दो कॉइल है P और Q। कैसी कॉइल्स हैं, P और Q, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं दो कॉइल P और Q। तो एक कॉइल तो ये हो गया, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं ये कॉइल P है, ठीक है। अब एक कॉइल है PQ, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इसकी एक्सेस ऐसे बना दूं, तो कह रहे हैं कि एक कॉइल तो कैसे लाई कर रही है, एक कॉइल लाई कर रही है कौन से प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, कैसे, हाँ एक्स वाई प्लेन पे, और दूसरी कॉइल वाई जेड प्लेन पे लाई कर रही है। मतलब एक कॉइल यहां पे लाई कर रही होगी एक्स वाई प्लेन पे, और एक कॉइल ऐसे लाई कर रही होगी, अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस। तो एक कॉइल तो इस तरीके से बनाएंगे हम, इस तरीके से एक्स वाई प्लेन, और एक को हम बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे बनाना है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलरली हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया एक्स वाई प्लेन, और दूसरा कौन सा था, एक्स नहीं, दूसरा वाई जेड प्लेन है, ठीक है। तो दूसरा वाई जेड प्लेन पे हमने इसको बना लिया, ये देखो वाई जेड प्लेन पे इस, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और यहां पे बनाते हैं अब। तो एक कॉइल तो ऐसे होगी, दूसरी कॉइल कैसी बनेगी, दूसरी कॉइल कह रहे हैं इसके परपेंडिकुलर है और कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये दोनों का है, ठीक है। इस P वाले का भी है और Q वाले का भी है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो कॉइल हैं और एक P है और एक Q है, दोनों को किस तरीके से रखा गया है, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा गया है, और दोनों को
कंसेंट्रिक रखा गया है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों के सेंटर्स क्या हो चुके हैं बेटे, दोनों के सेंटर्स सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, तो ये दोनों का सेंटर हो गया। अच्छा, एक में करंट इस डायरेक्शन में बना लेते हैं हम, और पहले वाले में पी वाले में करंट कितनी थी, पी वाले में करंट थी 1 एम्पियर, दूसरे वाले में थे √3 एम्पियर। ठीक है, तो पहले वाले में करंट कितनी है, इस वाले में 3 एम्पियर 1 एम्पियर की करंट है, और इस वाले में हम ऐसे बना लेते हैं, तो इसमें करंट है √3 एम्पियर की। ठीक है, तो इनकी वजह से ये जो इनका जो सेंटर है, इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। देखो, एक कॉइल ये है, ये इसमें करंट ऐसे जा रहा, कैसे आ रहा, इस तरीके, और इस वाले में करंट ऐसे जा रहा। तो जो ये वाला कॉइल है, ये इसमें करंट ऐसे इस तरीके से ना, ये तो जा रहा है ऐसा, तो इसके करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, बाकी सारी फिंगर्स को इसके सेंटर की तरफ रख लेंगे। तो ये फिंगर्स किस तरफ होंगी, ये फिंगर्स किस तरफ शो कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ बनेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ बनेगा, ऐसा। इसको B1 बना देते हैं। ठीक है, ये B1, ठीक, पहले वाले की वजह से इस तरीके से आ गया। अच्छा, दूसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो कॉइल ऐसा है, करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, बाकी सारी फिंगर्स को हमने उस पॉइंट की तरफ रखा जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसका डायरेक्शन फाइंड करो। तो देखो किस तरफ आ रही है, ये सारी की सारी नीचे की तरफ बता रही है इस तरीके से, तो ये B2 हो गया। जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए, इसमें करंट इस तरीके से थी, तो हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन में अगर मैंने कॉइल इस तरीके से रखी हुई और इसमें करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, अगर इसमें करंट कैसे जा रही है बेटे, इसमें करंट इस तरीके से जा रही है, तो हमने क्या किया, करंट को रखा, थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, बाकी सारी फिंगर्स को उसके सेंटर की तरफ रखा और घुमाया, तो सारी फिंगर्स इस तरफ आ गई। ठीक है, तो पहले वाले की वजह से, मतलब पी वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अच्छा, क्यू वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, तो करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, बाकी सारी फिंगर्स को इस पॉइंट की तरफ रखा जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, हमने इन्हें घुमा लिया, तो ये किस तरफ के लिए घूम रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये BQ हो गया और ये BP हो गया। ठीक है, हमें BP और BQ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले देखते हैं BP। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I/2R। ठीक है, दोनों के रेडियस बराबर है, दोनों के रेडियस कितने हैं, बराबर है, और आई थिंक R ही गिवन है, कितना कुछ वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, R गिवन है। ठीक है, तो दोनों के रेडियस। अच्छा, BP में करंट कितनी है, BP में करंट 1 है, तो कितना हो जाएगा, μ0 1 हो जाएगा अपॉन 2R। ठीक है, ये BP का हो गया। अच्छा, BQ पे क्या हो जाएगा, μ0 I/2R। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू है √3, तो ये आएगा √3 μ0 अपॉन 2R। ये BQ है। ठीक है, तो BQ भी मिल गया और BP भी मिल गया, और दोनों के दोनों कैसे हैं बेटे, 90 डिग्री पे हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो B नेट निकालना है, तो B नेट कैसे निकालेंगे हम, B नेट निकालेंगे BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस √3 μ0 अपॉन 2R का स्क्वायर। इस पूरे का हमें क्या निकालना है बेटा, इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो B नेट क्या मिलेगा हमें, B नेट, तो देखो μ0 अपॉन 2R, μ0 अपॉन 2R दोनों में कॉमन है और स्क्वायर है, तो रूट से बाहर ले आएंगे, तो μ0 अपॉन 2R हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ बचेगा √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 4। रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, B नेट मिलेगा 2 μ0 अपॉन 2R। ठीक है, इतना क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम R से 2 से 2 को भी कैंसिल कर दें, तो μ0 अपॉन R। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बेटे, μ0 अपॉन R। अगर आप μ0 की वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं।
ठीक है, ये तो मिल गया हमें क्या, ये मिल गया हमें बी नेट का डायरेक्शन, सॉरी बी नेट का मैग्नीट्यूड। अब हमें बी नेट का डायरेक्शन भी चाहिए, तो बी नेट के डायरेक्शन के लिए मैंने बना दिया कि भैया बी नेट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, बना देते हैं इसमें। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीपी के साथ एंगल बना रहा है थीटा या अल्फा, जो भी बनाना लिखना चाह रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा मान लेते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी क्यू अपॉन बीपी, क्योंकि बी क्यू यहां पे था तो बी क्यू को मैं आगे भी शिफ्ट कर सकता हूं इस तरीके से, जो बी क्यू है उसको मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूं ना, ऐसे ऐसे बी क्यू इस तरीके से आगे शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बी क्यू, बेस कितना बीपी, तो टेन थीटा बी क्यू कितना है, ये है √3 म्यू नॉट अपॉन 2r, और बीपी कितना है म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, खाली बचेगा क्या, टेन थीटा की वैल्यू √3, थीटा कितने पे आता है √3, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री फ्रॉम बीपी। ठीक है, तो हमारे पास जो दो कॉइल थी उनकी वजह से उनके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया बेटे म्यू नॉट बाई आर, और उसका डायरेक्शन क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a straight wire of length L carrying a current I is suspended horizontally in mid-air in a region where there is a uniform magnetic field. ठीक है, the linear mass density of wire is lambda. Obtain the magnitude and the direction of this magnetic field. अब जरा ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये हमने बना दिया इस तरीके से एक वायर, ठीक है, ये वायर है। ठीक, अब ये जो वायर है इसमें करंट है आई है, कितनी है, इसमें करंट है आई, ठीक है, इसकी लेंथ है एल और इसमें करंट है आई। कह रहे हैं कि जब इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया तो ये क्या कर रहा था, ये अपने आप को इस तरीके से बैलेंस कर ले रहा था। अच्छा, बैलेंस कैसे करेगा, बैलेंस करेगा तो जरा ध्यान से देखो, तो देखो इस पे एक mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा ना, जरा ध्यान से देखना, mg क्या है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा बेटे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही होगा, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना ही हमारे पास करंट का डायरेक्शन मेंशन है और ना ही हमारे पास क्या है, ना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेंशन है। तो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि अगर करंट इस तरीके से होती है, इस डायरेक्शन में मान लेता हूं कि करंट इस तरफ हो जाती है, ठीक है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो फोर्स ऊपर की तरफ है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो ये थंब फोर्स को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और ये करंट को बताता है। तो देखो इस तरीके से हम इन्हें अरेंज करेंगे, तो देखो करंट किस तरफ है, फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता, करंट का डायरेक्शन है पता, तो करंट का डायरेक्शन उस तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से घुमा लिया। तो देखो फोर्स किस तरफ बता रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन उस तरफ, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में मान लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आ जाता है बेटे, बाहर की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अगर इसका उल्टा मान लेते हैं, अगर इसका उल्टा मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन हमने कहा कि इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ मान लेते हैं, तो सेम वही फोर्स तो ऊपर की तरफ लगना था, वही क्या लगना था, मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर की तरफ लगना था, क्योंकि बैलेंस करना, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, तो वेट को बैलेंस करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ ही लगेगा। अब देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इसको अरेंज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरफ आ रहा है, देखो करंट ये हो गया, फोर्स ऊपर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो किस तरफ है, वो है अंदर की तरफ। किस तरफ था ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर की तरफ। इस वाले में अगर करंट का डायरेक्शन उस तरफ हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड और आउट टू द बोर्ड, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट होगी वो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटे, बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री है, क्योंकि उनके बीच में एंगल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, बी आई एल, ठीक है। तो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है बेटे, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो बी आई एल और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, एम जी, ठीक है। बी को निकालते हैं, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में भेज देते हैं, तो बी इज इक्वल्स टू एम बाई एल जी अपॉन आई। अच्छा, एम बाई एल ये क्या है, ये होता है लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या होता है बेटे, लीनियर मास डेंसिटी, इसी को वहां पे लैम्डा दिया हुआ है, यही चीज वहां पे लैम्डा दे रखी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लैम्डा जी बाई आई। ये हो गया क्या, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा ताकि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये क्या हो जाए, ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा होगा, अगर हमने करंट का डायरेक्शन ऐसा मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और अगर हमने करंट का डायरेक्शन इस तरफ माना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने ही करेंगे, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाला कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।